बायजूस एग्जाम प्रेप आपकी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह रहा है। हम अपने YouTube चैनल के जरिए 2023 में आपके लिए और भी बेहतर प्रयास करने जा रहे हैं। 3 जनवरी 2023 से द हिंदू समाचार पत्र विश्लेषण प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से लाइव होगा, जिसमें आप अपने पसंदीदा शिक्षक के द्वारा अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रतिष्ठित परीक्षा को उत्तीर्ण करने में आपकी सहायता हेतु नए साल के लिए और भी ज्यादा पहले हमारी तरफ से आपके लिए आयोजित की जा रही हैं। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने सिविल सपने को उड़ान दें। नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सत्र में अध्यक्षीय भाषण देते समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को अपनाने की वकालत की? आपके विकल्प हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद की जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई थी। इसका प्रारंभिक नेतृत्व दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी आदि के द्वारा किया गया, जो मोटे तौर पर बंबई और कलकत्ता से थे। एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों से भारतीयों को एक साथ लाने में भी भूमिका निभाई। मुख्य रूप से कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। यदि हम कांग्रेस के विविध अधिवेशनों के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि इसका पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। वहीं दूसरी तरफ इसका दूसरा सम्मेलन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। इसका तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। वहीं इसका चौथा सत्र 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष बने जॉर्ज यूल, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। जब हम बात करते हैं गांधी जी की, तो गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बनते हैं, जो बेलगांव में आयोजित हुआ। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस सत्र के लिए भी अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उन्हें विभिन्न कारणों के चलते इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा अबुल कलाम आजाद 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है कि वे सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण देते समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को अपनाने की वकालत की। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। आपको ध्यान रखना है कि आज ही के दिन यानी 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का सम्मेलन बंबई में आयोजित हुआ था, जिसमें A.O. ह्यूम इसके जनरल सेक्रेटरी थे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निपाह वायरस हेनिपा वायरस जीनस वंश के RNA वायरस का एक प्रकार है। सुअर निपाह वायरस के मध्यवर्ती होस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। निपाह वायरस इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को बिना बीमार किए उनके शरीर में जीवित रह सकता है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 की 1, 2 और 3। निपाह वायरस के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह एक जूनोटिक वायरस है, यानी यह जानवरों से इंसानों में फैलता है। यह हेनिपा वायरस जीनस वंश के RNA वायरस का एक प्रकार है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसे पहली बार 1998, 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में देखा गया। यह पहली बार घरेलू सुअरों में देखा गया और यह है कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों सहित घरेलू पशुओं की कई प्रजातियों में पाया जाता है। यह बीमारी मुख्य रूप से फ्रूट बैट्स या फ्लाइंग फॉक्स से फैलती है, जो निपाह वायरस के प्राकृतिक मेजबान हैं। वर्तमान में मनुष्य और जानवर दोनों के लिए इसका कोई टीका नहीं है, अपितु निपाह वायरस से संक्रमित मनुष्यों को गहन सहायक देखभाल दी जाती है।
इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि निपा वायरस के संदर्भ में तीनों जो कथन हैं वह सही हैं, यानी सुअर निपा वायरस के मध्यवर्ती होस्ट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। साथ ही निपा वायरस इंडियन फ्लाइंग वॉक्स को बिना बीमार किए उसके शरीर में जीवित रह सकता है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सही हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हाल ही में चर्चा में रहा नेग्लेरिया फाउलेरी ब्रेन ईटिंग अमीबा है। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली एक झाड़ी है जो 12 साल में एक ही बार खिलती है। एक बायोल्यूमिनिसेंट शैवाल है। पश्चिमी घाट, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में बहुतायत में पाए जाने वाले सहजीवी शैवाल और कवक से बने मिश्रित जीव हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में नेग्लेरिया फाउलेरी या ब्रेन ईटिंग अमीबा से संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया है। कोरिया के अधिकारियों के अनुसार थाईलैंड से लौटे एक 50 वर्षीय नागरिक की इस दुर्लभ लेकिन घातक संक्रमण के लक्षण दिखने के बाद मृत्यु हो गई है। आपको ध्यान रखना है कि नेग्लेरिया फाउलेरी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं नेग्लेरिया की, तो यह एक अमीबा है जो एकल कोशिका वाला जीव है। इसकी केवल एक प्रजाति नेग्लेरिया फाउलेरी मनुष्यों को संक्रमित कर सकती है। इसे पहली बार 1965 में ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया और ये आमतौर पर गर्म पानी के निकायों जैसे कि गर्म झरनों, नदियों और झीलों में पाया जाता है। यह अमीबा नाक के रास्ते मानव शरीर में प्रवेश करता है और फिर मस्तिष्क तक जाता है। यह आमतौर पर तब हो सकता है जब कोई तैरने के लिए जाए, गोता लगाए या फिर मीठे पानी के ताल आदि में अपने सिर को डुबोए। कुछ मामलों में यह पाया गया है कि दूषित पानी से अपने नथुने साफ करने पर भी लोग संक्रमित हो गए हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को जलवाष्प या एरोसॉल बूंदों के माध्यम से इसके प्रसार का प्रमाण नहीं मिला है। आपको ध्यान रखना है कि एक बार जब नेग्लेरिया फाउलेरी मस्तिष्क में चला जाता है तो ये मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर देता है और एक खतरनाक संक्रमण का कारण बनता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है, तो वह एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। परिसीमन आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त की राय महत्वपूर्ण होती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि 2001 की जनगणना के बाद तक कोई परिसीमन नहीं होगा। आपको यह बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कितने सही हैं या हैं। केवल एक कथन, केवल दो कथन, तीनों कथन कि इनमें से कोई भी नहीं। परिसीमन के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि परिसीमन का शाब्दिक अर्थ जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी देश में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने की एक प्रक्रिया है। इसमें अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है, जो 1952, 63, 73 और 2002 में किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 170 में संशोधन करके भारत की 2001 की जनगणना के बाद तक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के किसी भी परिसीमन को रोक दिया गया। इससे 1981 और 1991 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के निर्वाचन आयोग की सहयोग से कार्य करता है। आयोग के सदस्यों के बीच किसी भी प्रकार के मतभेद के मामले में बहुमत की राय ही मान्य होती है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि सही कथनों के संदर्भ में पहला कथन सही है, इसी प्रकार से तीसरा कथन भी सही है, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। केवल 2 कथन सही हैं। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है।
हाल ही में चुनाव आयोग ने कहा है कि वह असम में विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन की कवायद को शुरू करेगा। इस परिसीमन प्रक्रिया के लिए 2001 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2018 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरे और हीरे की खानों के बारे में विस्तार से चर्चा की? फ्रैंकोइस बर्नियर, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर, ज्यां दी थेवेनो की, एबे बार्थलेमी कैरे। विभिन्न विदेशी यात्रियों के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर की, तो यह एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री थे। वे भारत में लगभग 12 वर्षों तक 1658 से 1670 तक रहे। इन्होंने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक लिखी, जो मुख्य रूप से दारा शिकोह और औरंगजेब के शासनकाल के बारे में है। यह उनकी व्यक्तिगत यात्राओं और टिप्पणियों पर आधारित है, क्योंकि इन्होंने घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप में देखा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर की, तो यह है 17वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी रत्न व्यापारी और यात्री थे, जिन्होंने 1630 और 1668 के बीच फारस और भारत की 6 यात्राएं की। 1675 में ट्रेवर्नियर ने अपने संरक्षक लुई 14 के कहने पर 6 वॉयजेस नामक पुस्तक को लिखा, जिसमें इन्होंने भारत के हीरे और हीरे की खानों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं जीन दी थेवेनॉट की, तो वह एक फ्रांसीसी यात्री थे, जिन्होंने पूर्व की यात्राओं के बारे में विस्तार से लिखा। वे एक भाषाविद, प्रकृति वैज्ञानी और वनस्पति शास्त्री थे। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं एब्बे कैरे के बारे में, तो वे एक फ्रांसीसी विद्वान थे, जिन्होंने 1672 से 1674 तक भारत और निकट पूर्व में यात्राएं की और इसके बारे में विस्तार से लिखा। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि वह कौन विदेशी यात्री था जिसने भारत के हीरे और हीरों के खानों में विस्तार से चर्चा की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर। अब हम आज के तथ्य की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे धनु यात्रा पर, जो आज के पत्र सूचना कार्यालय में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा धनु यात्रा शुरू होने पर सभी लोगों को बधाई दी गई है। आपको ध्यान रखना है कि धनु यात्रा ओडिशा की संस्कृति से जुड़ी हुई है। धनु यात्रा, जिसे धनु यात्रा भी कहा जाता है, एक वार्षिक नाटक आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है, जो बरगढ़ उड़ीसा में मनाया जाता है। बरगढ़ नगर पालिका के चारों ओर 8 किलोमीटर के दायरे में फैला यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है, जिसका उल्लेख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी किया गया है। यह कृष्ण की पौराणिक कहानियों और उनके मामा कंस पर आधारित है। बरगढ़ में उत्पन्न वर्तमान नाटक का पश्चिमी उड़ीसा में कई अन्य स्थानों पर भी प्रदर्शन किया जाता है। हालांकि यह नाट्य प्रदर्शन बरगढ़ में महत्वपूर्ण रूप से आयोजित होता है। इस नाट्य प्रदर्शन में कृष्ण के मामा कंस द्वारा आयोजित धनु समारोह को देखने के लिए कृष्ण और बलराम की मथुरा यात्रा को दर्शाया जाता है। नाटक की शुरुआत क्रोधित राजकुमार कंस के द्वारा सम्राट उग्रसेन को राजगद्दी से हटाने के साथ होती है, जिसमें कंस के द्वारा अपनी बहन देवकी के वासुदेव के साथ विवाह, कंसवध आदि का प्रदर्शन किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इस नाट्य प्रदर्शन में कोई लिखित लिपि का प्रयोग नहीं होता। इस त्योहार के दौरान कंस लोगों को उनकी गलतियों के लिए दंड भी दे सकता है, जैसे कि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक पर उनके मंत्रियों सहित एक बार जुर्माना लगाया गया था। कुछ पुराने लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि ब्रिटिश शासकों के बाद नवगठित स्वतंत्र भारत की आजादी का जश्न मनाने के तरीके के रूप में ही श्रमिकों के द्वारा इस यात्रा का प्रारंभ किया गया, जिसमें कंस की मृत्यु औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रतीक है। आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार द्वारा भी इसकी महत्ता को देखते हुए संस्कृति विभाग ने नवंबर 2014 को धनु यात्रा को एक राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया था। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।